देखिए, आपका ये जो पेपर है आपने भेजा था, इस पेपर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों ने कहा था कि मैम पेपर का आंसर की बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए। तो देखिए, जो पढ़ाया था वही इसमें आया है, कुछ भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। जो प्रश्न है वो बता दूंगी आपको। फर्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय भाषा नाम ऊपरी प्रकाशम पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्राचीन भारतीय भाषा जो है उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए कहा है। प्रकाश डालने का मतलब उसमें आप भाषा का वर्णन कर सकते हो, उस भाषा का महत्व प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। उस भाषा के उद्भव विकास के बारे में बता सकते हो। तो प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? सर्वप्रथम हमारी संस्कृत है। तो संस्कृत और हिंदी, आप इन भाषाओं का वर्णन कर सकते हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप संस्कृत भाषा का वर्णन कर सकते हो। तो इसमें देखो, संस्कृत के बता देती हूँ आपको, मैंने पीडीएफ सा बना लिया है। तो संस्कृत भाषा का उद्भव व विकास, तो आप इसको लिख दीजिए इसमें कि संस्कृत भाषा का उद्भव कैसे हुआ। प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और पहली सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व से इसका ये माना जाता है, ठीक है। ये पूरा वर्णन लिख सकते हो, मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार आरंभ होने तक, ठीक है, यानी इसका प्रारंभ जो माना जाता है वो ऋषियों ने क्या किया था? साक्षात्कार किया था। किनका? मंत्रों को लिखना यहाँ पर प्रारंभ कब से हुआ है? समृद्धि काल से, ठीक है। सर्वप्रथम स्थापना काल। दूसरा, यहाँ पर फिर वाल्मीकि ने रामायण लिखी, व्यास ने महाभारत लिखी। ये आपको सिर्फ टॉपिक जो है सेम टू सेम उतारने के लिए नहीं लिखाए जाते, थोड़ा सा एक्सप्लेन आप खुद बुक्स में से देख करके, आपके पास कोई बुक्स तो होगी तो उनको देख करके आप इनको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरा प्रश्न देख लीजिए। पठन कौशलस्य अभिप्रायम लिखनम तस्य विभिन्न प्रकारणाम वर्णनम कुरुत। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का ही है, ठीक है। हमने ये पहला क्वेश्चन भी फर्स्ट यूनिट का ही है, सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट यूनिट का है। और फर्स्ट यूनिट में हमने जो श्रवण पढ़ा था, श्रवण कौशल, बदन कौशल, पठन कौशल, ठीक है। तो ये पठन कौशल में से आया है, ये भी मैंने लिया हुआ है, आप देख लीजिए। मैं आपका पूरा इसका पीडीएफ भेज दूँगी, किसी को समझ में नहीं आए तो देखिए, लिखे हुए छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना, ठीक है, वही पठन कौशल है। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन अथवा वाचन कहते हैं। ये मैंने कल की क्लास में भी आपको पढ़ाया है। पठन कौशल के दो प्रकार है, स्वस्वर वाचन, मौन वाचन, ठीक है। स्वस्वर वाचन को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत वाचन, संवेद वाचन। मौन वाचन किसे कहते हैं? तो आपको सेम टू सेम ऐसा नहीं उतारना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में भाई स्वस्वर वाचन किसे कहते हैं मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप वीडियोस देखिए, पढ़ाती हूँ, थोड़ा वर्णन करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप उसी को क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो, ठीक है। स्वाध्याय की आदत विकसित करना मौन वाचन का उद्देश्य है। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग मौन वाचन का उद्देश्य है, ठीक है। शिक्षण विधियाँ उसमें पूछी गई हैं, तो आप शिक्षण विधि भी लिख सकते हैं। वर्ण उच्चारण विधि, अक्षर विधि, ठीक है, वर्णों का उच्चारण करना, अक्षर से बच्चों को ज्ञान करवाना, कै मैल इस प्रकार शब्दों का वर्णन करना। ध्वनि साम्य विधि, ऐसे वर्ण जो समानता रखते हो, काम, धाम, ठीक है, नाम, तो इस प्रकार जो वर्ण एक दूसरे से समानता रखते हो आवाज़ में, ऐसे वर्णों का क्या करना? उच्चारण करना। उसी से बच्चों की पठन कौशल का योग्यता विकसित होगी। देखो और कहो विधि, कोई चित्र सामने रख दिया और बच्चे क्या करेंगे? उसे देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या कहना है, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन आपको ये सारी चीज़ें करने में आपको सबको बता चुकी है। अनुकरण विधि, श्लोक उच्चारण विधि, कथा विधि, साहचर्य विधि, संयुक्त विधि। संयुक्त विधि किसी शब्द को मिला करके, जैसे रसगुल्ला शब्द को मिला करके यहाँ शब्द का निर्माण किया गया है, रसगुल्ला, ठीक है। दही बड़ा, रेलगाड़ी, तो इस प्रकार के शब्दों का। साहचर्य विधि में एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम शब्दों को जो है वो साथ में ला करके, ठीक है, शब्दों को साथ में ला करके उनको उच्चारण करवाना। साथ में लाने का मतलब है एक प्रकार से कि शब्दों को जोड़ करके एक पूरे वाक्य का निर्माण करना, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके वाक्य का निर्माण करना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, ये नेटवर्क थोड़ा सा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इनका वर्णन कर सकते हो। तो हमारे पहला क्वेश्चन पठन कौशल में से मिल गया। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्नासु दृष्टिसु संस्कृत भाषाया महत्वम प्रतिपाद्यत। तो विभिन्न दृष्टि से हमने संस्कृत भाषा का महत्व देखा।
तो ये भी हम देख लेते हैं। ये रहा संस्कृत भाषा का महत्व। तो सबसे प्राचीनतम भाषा ये मानी गई है, ठीक है, सभी इस बात को जानते हैं। ये मूल भाषा है, ये सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है। सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाली है ये, ठीक है। आप इनको अपने हिसाब से डिटेल में वर्णन कर सकते हो। जब तक आप डिटेल में वर्णन नहीं करोगे तब तक है ना आपके इस पॉइंटों में लिखना बिल्कुल बेकार है। इसके बाद आएगा भाषाई महत्व। तो भारोपीय भाषा, ठीक है, जो परिवार की मूल भाषा मानी गई है, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आ गई हैं, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, सभी संस्कृत से ये निकलती हैं, ठीक है। भाषा का विज्ञान पहला ग्रंथ यास्क ने लिखा है, ठीक है। आप इनमें ऐसा वर्णन कर सकते हो। इसका साहित्यिक महत्व भी है, ठीक है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका तुल्याश्च प्रथमम सवर्णम इत्यस्य सूत्र व्याख्या, ठीक है। तो ये वाली मैंने आपको सूत्र व्याख्या करा दी है और ये भी देख लेते हैं। और मैंने जो आपका एक बार टेस्ट लिया था उसमें भी आपको ये प्रश्न मैंने दिया था। ये एक सेकेंड निकाल लेती हूँ मैं, फ़ोन और गीला हो गया है, बारिश आ गई। आगे देखते हैं, ये प्रश्न भी है। ये रहा देखिए, सवर्ण संज्ञा और आपका है ये तुल्याश्च प्रथमम सवर्णम, ठीक है। तुल्याश्च प्रथमम सवर्णम, इसका ही विभाजन करेंगे तो तुल्याश्च प्रथमम सवर्णम, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रथम क्या हो दोनों समान होते हैं, उनकी क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो ए वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाएगी, जैसे ए, आ, ई, ऊ, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, आप पूरे 8 उच्चारण स्थान जो मैंने आपको पढ़ाए थे उन 8 उच्चारण स्थानों को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्रयत्नों को लिख सकते हो। आपको अगर डिटेल में ये नंबर के अकॉर्डिंग बड़ा करना है तो 8 उच्चारण स्थानों को लिख सकते हो, ठीक है। प्रयत्न जो मैंने विभाजित किए थे आभ्यंतर और बाह्य, तो उन दोनों प्रयत्नों को यह विभाजित कर सकते हो और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं। जब आपको उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों क्या होंगे, इनके समान होंगे, तो वही क्या कहलाएगी, सवर्ण संज्ञा कहलाएगी। देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है संधि प्रकरण व्याख्याम संक्षिप्त रूपम कार्यम, ठीक है। तो संधि प्रकरण की व्याख्या करनी है, यानी आपने संधि प्रकरण जो हमने स्टार्ट किया था संधि किसे कहते हैं, इस प्रकार की परिभाषा, और ये भी हमारे पास है तो हम देखते हैं, बताते हैं। देखो संधि प्रकरण, तो संधि की परिभाषा आ जाएगी, पर सन्निकर्ष संहिता, दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि उनमें किसी भी वर्ण में कोई भी विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। आगे उसमें उसका आप एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर और उसकी व्याख्या स्पष्ट कर सकते हो। साहित्यिक पदे नित्य नित्य धातु उपसर्गयो, अर्थात संधि एक पद में नित्य होती है, धातु और उपसर्ग में, ठीक है, भी नित्य होती है। समाज में भी नित्य होती है, परंतु वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर होती है, वह संधि योग्य पदों में संधि करे या चाहे ना करे। तो ये भी मैं आपको लिखा चुकी हूँ, तो आप इसको भी अच्छे से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि मैम संस्कृत में लिखें क्या, तो देखिए यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पेपर में मैंने देखा कि कहीं भी आपको संस्कृत में लिखना है, लेकिन आप हिंदी में भी तो एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो नोट्स लिखाए हैं आप उनको ही लिख देते हो, तो वो भी एक गलत है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद संहिता परिचम लिखत। तो देखो ऋग्वेद का ये भी मैंने आपको पूरा वर्णन बताया है, ऋग्वेद सारा पढ़ाया है। और मैं आपको बता देती हूँ, आप सोच रहे होंगे मैडम ऐसे ही बोल रही हैं, लेकिन मैंने अपने नोट्सों में से स्क्रीनशॉट खींचा हुआ है और उसका PDF बना के आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो, ये रहा ऋग्वेद का वर्ण विषय, तो यहाँ पूरा ये रहा ऋग्वेद का वर्णन, ठीक है।
वेदों का विषय विवेचन, जिसमें पहला आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका नाम ऋग्वेद का वर्णन किया। ऋक है ऋचाएँ, ठीक है। 21 शाखाएँ, 5 मुख्य शाखाएँ, शाकल, वाष्कल, आश्वालायन, सांख्यायन और मांडुकायन, ठीक है। इसका विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, ऐतिहासिक विभाजन और पाठपरक विभाजन। ऐतिहासिक विभाजन, इसमें मंडल क्रम माने गए हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है, जो अनुवाक और सूक्तों में विभक्त हैं। पाठपरक विभाजन, जो अष्टक क्रम 8 अष्टक और 8 अध्यायों में विभक्त है। ऋग्वेद में जो कुल सूत्र हैं वे 1028 हैं। फिर आगे आप ऋग्वेद का वर्ण विषय लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे ज़्यादा जो डिटेल्स जो आप लिख सकते हैं उनका तो डिटेल कर सकते हैं, ऐसे डिटेल तो आसानी से हो जाते हैं। अनेक देवताओं की उपासना तो सभी जानते हैं यार, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र आदि देवताओं की उपासना है, तो आप इनका छोटा छोटा वर्णन तो कर ही सकते हो। भाई आपको डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं उतारनी है, पॉइंट उतारने की आदत छोड़ो। पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कीजिए सफाई से ही, पॉइंट डॉट लगा के आप लिखिए। अनेक देवताओं की उपासना, ऋग्वेद में अनेक देवताओं की उपासना की गई है, जिसमें ऋग्वेद में इंद्र की, अग्नि की, वरुण की आदि देवताओं की उपासना शामिल है, ठीक है। इस प्रकार आप वर्णन कर सकते हो। दूसरा एकेश्वरवाद अर्थात एक देवतावाद की प्रार्थना, यानी एक देवता पर यहाँ पर क्या बताया है, कह सकते हैं कि एक देवता पर निर्भर बताया है, एक देवता को प्रधान माना है, यानी अनेक अनेक देवताओं पर जाने की बजाय एक देवता को महत्व दिया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति व विकास, ठीक है, मोक्ष का वर्णन, समाज व्यवस्था, नैतिक आदर्श, संवाद सूक्त आदि सबका वर्णन है। नैतिक आदर्श में हम लिख सकते हैं दान आदि की महिमा करना, अन्न दान देना, पैसा दान देना, किसी की मदद करना। समाज व्यवस्था में राजशास्त्र, ठीक है, अक्षसूत, ये सारी चीज़ें समाज व्यवस्था में आती है। कि पहले जुआ आदि चला करती थी, उसको भी एक व्यापार माना जाता था, खेल माना जाता था। राजशास्त्र, ठीक है। ऋग्वेद का समाज व संस्कृति, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद की समाज व संस्कृति का वर्णन कर दिया, तो ये ऋग्वेद की संहिता के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। पारिवारिक जीवन कैसा था, संयुक्त था। पंच महायज्ञों का संस्कारों का वर्णन था, उसमें पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, ठीक है, सभी यज्ञ शामिल थे। संस्कार, विद्यादान के लिए उपनयन संस्कार, गृहस्थाश्रम के लिए, आप इनको चाहे जितना बड़ा बना सकते हो क्योंकि इतने तो हम पढ़ के आए हुए हैं। आवास कैसे थे, घर मिट्टी से बने हुए थे। परिधान कैसे थे, 2 प्रकार के वस्त्र पहना करते थे, अधो वस्त्र व उत्तरीय वस्त्र, ठीक है। भोजन कैसा था, जौ की रोटी, दूध, दही आदि, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था थी। नारी की दशा कैसी थी, अच्छी थी। अच्छी कैसी थी, गृहिणी थी, आदर्श सहचरी थी। स्वयंवर के विवाह का प्रचलन था, यानी स्वयं अपनी इच्छा से शादियाँ करते थे। मातृ रूप था, ठीक है। राजनीतिक स्थिति, राजतंत्र, प्रजातंत्र। राजतंत्र कैसा था, वंशानुगत था, ठीक है। आर्थिक स्थिति कृषि पशुपालन पर आधारित थी। तो आप इस प्रकार वर्णन कर सकते हो, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करा रही हूँ, किसी के दिमाग में ये हो कि मैडम ये नहीं पढ़ाया आपने, ये नहीं पढ़ाया, एक बार पता चल जाएगा सब कुछ पढ़ाया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका इसका तीसरे का, भारवे अर्थ गौरवम इति श्रुति समाधेया। तो भारवे अर्थ गौरवम मैंने आपको पहले बताया था, उपमा कालिदासस्य है, ठीक है। भारवे अर्थ गौरवम मागे दंडी पदलालित्यम मागे संति त्रयोगणा, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी हम देख लेते हैं। और ये था जस्ट हमारा ऋग्वेद के नीचे, ये रहा भारवी किराता अर्जुनीय महाकाव्य के रचयिता। तो इसमें भारवी का जो स्पष्ट लिख रहा है, तो आप देखो इस श्लोक को लिख करके, मेरी गुड़िया ने पन्ना फाड़ दिया था, ठीक है, ज़्यादा शैतान हो गई है वो। तो ये देखो, ये रहा, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडीन पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। तो यहाँ भारवी के अर्थ का गौरव करना है, तो आपको भारवी अर्थ गौरव करना है तो केवल भारवी का परिचय, उसकी रचना का वर्णन कर दीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए भारवी किराता अर्जुनीय महाकाव्य की रचयिता है, विचित्र मार्ग के प्रवर्तन है, भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को बल दिया है, ठीक है। भारवी दंडी के प्रपिता महा थे, तो ये पूरा भारवी का वर्णन आ जाएगा। उनकी जो रचना थी किराता अर्जुनीय, उसका वर्णन कर दीजिए। उसमें कितने सर्ग, 18 सर्ग, कहाँ से लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है, ठीक है। उसमें कौन कौन से कितने कितने सर्गों का कैसे कैसे वर्णन किया गया है, तो ये सब क्या है, इसमें वर्णन शामिल होगा भारवी अर्थ गौरवम में। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ योजनाया विभिन्न प्रकाराणाम ऊपरी प्रकाशम पातेयम अच्छा महत्व प्रतिपादित। ये भी मैंने आपको अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। मैं समझती हूँ 8 दिन भी नहीं हुए होंगे इस पाठ्य योजना के टॉपिक को। तो पाठ्य योजना में मैंने आपको विभाजन करना भी बताया है, ठीक है।
अभी थोड़ा धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है, आराम से चलते हैं। पाठ्य योजना, ये रहा देखो। तो पाठ्य योजना का अभिप्राय, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसकी योजना पर विचार किया जाता है। सुनियोजित कार्य निश्चित रूप से सफल होते हैं। कैसे क्या कब करना है, इसे ही पाठ्य योजना कहते हैं। पाठ्य योजना का आप महत्व स्पष्ट कर सकते हो। छात्रों की रुचि का वे समुचित ध्यान रख के पाठ्य योजना का निर्माण किया जाए। एक परिश्रम की बचत होती है। पाठ्य योजना जब हमारी निर्मित हो जाती है तब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका भी आप एक्सप्लेन कीजिए। पॉइंट है ये, ठीक है। शिक्षण कार्य का सुव्यवस्थित हो जाना, भाई ये ऑफलाइन अगर हमारी क्लासेज होती है और हमें साल भर का टाइम दिया जाता तो मैं आपको गारंटेड सारे टॉपिक पॉइंट बाई पॉइंट लिखा भी देती, परंतु हम बनाते वीडियो हैं, लेते ऑनलाइन क्लासेज है और टाइम मुझे दिया है केवल 2 महीने का कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, संस्कृत का भी और हिंदी का। और एक महीने में संस्कृत हिंदी का सिलेबस करवाना बहुत पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है कि इतना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये बहुत समझिए, नहीं तो बहुत बहुत कुछ रह जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ जो मैंने आपको पढ़ा दिया वहीं से पेपर में आएगा, ठीक है। इसके प्रकार पूछे हैं पाठ्य योजना के प्रकार, तो इकाई पाठ्य योजना और दैनिक पाठ्य योजना 2 भागों में बांट दिया है। दैनिक पाठ्य योजना जो पर डे हम क्लास में जाने से पूर्व बच्चों के लिए बनाते हैं, और इकाई पाठ्य योजना जो हम 15 दिन की बना लें, कभी महीने की भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 महीने की बना ली, साल भर की बना ली, कि हमें बच्चों को कब कैसे क्या पढ़ाना है और कैसे उनका सिलेबस पूरा करवाना है। तो ये मैंने पाठ्य योजना का टॉपिक जो आपको पढ़ा दिया, तो बस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप ये जरूर क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ, सूक्ष्म शिक्षण परिचय महत्वम लिखत। ये क्वेश्चन मैंने खुद चला के छोड़ा है, ये जो आपका टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण परिचय, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपने साइको में पढ़ लिया है, ठीक है, और ये हमारे हिंदी में भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन उस टाइम थोड़ा टाइम नहीं था या कुछ भी, समझिए कि मेरे से ये टॉपिक छूटा हुआ है, और ये मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूंगी, और ये हिंदी में भी है, तो इसलिए इसकी अलग से एक पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरी 40-50 मिनट की जो भी बनेगी, और एक ही वीडियो में इनके सारे टॉपिक को शामिल करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण को। बस ये जरूर मेरे से छूटा हुआ है, और इसका मुझे खुद को पता है कि ये मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न आता है, रामायण से महत्वम प्रतिपाद्य। तो रामायण का महत्व, ये भी मैंने आपको कुछ दिन पहले, आप वीडियो देखिए, नोट्स तैयार कीजिए। मैं देखती हूँ कि बच्चे 5 लोग ही देख रहे हैं, 6 बच्चे ही देख रहे हैं, तो भाई बच्चे तो इतने सारे हैं, लेकिन आप इतना कम कैसे देख रहे हो, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा हल्के में मत लीजिए। तो देखिए रामायण, ये रामायण को काव्य, महाभारत को इतिहास कहा गया है। रामायण का परिचय पूरा आ जाएगा यहाँ पर। मैं अब कितने इसमें कांड हैं, कैसे इसको चतुर्विंशति संहिता भी इसको कहते हैं, ठीक है। इनके संस्करण के बारे में हम पढ़ेंगे, बम्बई संस्करण, बंगाल संस्करण, पश्चिमोत्तर या काश्मीर संस्करण, दाक्षिणात्य संस्करण, ठीक है। आप सब वर्णन कर दीजिए, आप पे जितना लिखा जा रहा है, आपको ऐसा सोच रही है यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आपने टॉपिक पढ़ा है ना, बस तो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। आप ये मत सोचिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है। आप बस टॉपिक देखिए कि रामायण आया है, रामायण का टॉपिक आया है, क्वेश्चन क्या बन के आया है इस पे ध्यान मत दीजिए। आप बस रामायण का प्रारंभ लिखना प्रारंभ कर दीजिए, ये इसमें कांडों का वर्णन हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे रामायण का काल इसमें आ जाएगा, रामायण का महत्व आ जाएगा, रामायण का आदि काव्यत्व इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें जस्ट है आरण्यक के विषय में, ठीक है। तो आरण्यक के बारे में मैंने आपको बताया है। आरण्यक का मतलब है अरण्य में निवास करने वाले वानप्रस्थ आश्रम के लोगों के लिए उपाधि है, ठीक है। शायर ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में मंगलाचरण में क्या कहा है, ठीक है, अरण्य अध्ययन देत आरण्यम इत्यते, यानी जो अरण्य में अध्ययन करते हैं वही आरण्यक कहलाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आरण्यकों का, ऋग्वेद के आरण्यक 2 हैं, ऐतरेय आरण्यक, सांख्यान आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद के 2 एक है बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद के 2 हैं, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, सामवेद के 2 हैं, तवलका और छांदोग्य। तो ये तो मैंने रफली नोट्स थे जो मैं आपको प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट लिए, बच्चे कहेंगे मैडम कहाँ खोजें, कहाँ दिखाया है, कहाँ पढ़ाया है आपने, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये बाकी आपको सफाई से जो मेरी सारी वीडियो को मिल जाएंगी, आप वहाँ मेरी आराम से आवाज़ सुन सकते हो, आराम से देख सकते हो। पहले की क्लासेस तो उल्टा आपसे छूट गई, और अब मैं समझती हूँ अब जो क्लासेज हैं वो आपसे नहीं छूटेंगी कभी भी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होती तब तक आपके पास सेफ़ है वो, ठीक है। मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस से बेटर है ये वीडियो क्लासेस जो हमारी चल रही हैं इस टाइम। तो आप ऐतरेय आरण्यक का वर्णन कर सकते हो, ठीक है। जो भी मैंने आपको आरण्यक पढ़ा दिए, सांख्यान आरण्यक, बृहदारण्यक,
तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रेयी आरण्यक, तवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, तो इन सब का आप क्या कर सकते हो, वर्णन कर सकते हो। तो ये हुआ आपका पूरा पेपर। और छोटे क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ आए हैं उन वस्तुनिष्ठों की मैंने आंसर की आपको बना करके उसका फ़ोटो खींच के आप सबके ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। फिर भी आपको देखना है तो एक बार देख लीजिए। भाषा कौशल विषय असंगतम अस्ति, तो भाषा कौशल हम कल भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, कल या ना परसों हमने ये वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें सहस्त्र वाचन भी शामिल है, प्रश्नोत्तर भी शामिल है, वार्तालाप संवाद भी शामिल है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, इसमें फोर्थ आंसर आएगा किमपि असंगतम ने, यानी कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। दूसरा, वाक्य विन्यास का विधि समुचित अस्ति, ये भी क्वेश्चन आपके शामिल है, ठीक है। और आप ये कहाँ देखोगे, मैं बता देती हूँ। लेखन कौशल जो हमने संस्कृत में पढ़ा है उसमें सुलेख, अनुलिपि और श्रुतलेख, ये चारों पांचों ऑप्शन है और उसमें सभी आएंगे, ठीक है। ये ज़रूर आपकी अलग से आया है और इतना डीपली हमें पढ़ना भी नहीं है इसलिए, लेकिन आ गया, कोई बात नहीं। इसका आंसर भी मुझे ठीक से नहीं आता, लेकिन मैं आपको देख के बता दूंगी गे वाले का, ठीक है। गलत नहीं बताऊंगी लेकिन आपको मैं देख के ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। घे संस्कृत भाषा या भातृ इति प्रतिपादिकम फारसी भाषा अस्ति, ये आपकी बिल्कुल सिलेबस से बाहर है। सिलेबस में आपके इस प्रकार की भाषा का कोई भी टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो होगा आंसर वो सेकंड होगा ब्रदर, ठीक है। तीसरा, दकार से उच्चारण स्थानम अस्ति, तो ये दकार आपके दंत से है, मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ा दिए हैं, आप उनको पढ़ना प्रारंभ कीजिए। लीर्तु लशानाम दंता, ठीक है। राष्ट्रम इत्यस्य पदक्षेप्यात्, तो ये जो आपके बीच में जो ये आया है ये आपको संयोग संज्ञा सूत्र याद रखना। कौन सा, संयोग संज्ञा सूत्र का ये उदाहरण है। राष्ट्रम हमने अग्नि पढ़ा था, इंद्र पढ़ा था, ऐसे ही है राष्ट्रम है। तो राष्ट्रम इस शब्द को विभाजन करना सीखिए, तो इसका होगा सेकंड। तो देखिए, रा रे का रे आधा कर दिया, ठीक है, उसमें आ गया, सेकंड नंबर का ऑप्शन है। और दूसरा आ गया श जो, और टे इसमें जो है वो आधा है और रे हमेशा पूरा रहता है, जो नीचे मात्रा लग दी है उसमें रे हमेशा पूरा रहता है। और ए और मैं हलंत वाला, ठीक है। तो इस प्रकार च का आंसर होगा दूसरा। पद संज्ञा विधायक सूत्र, ये भी मैंने आपको अभी अभी स्क्रीनशॉट में ही आपके आ गया है, जो मैंने आपको अभी कौन सा सवर्ण संज्ञा सूत्र बताया था, सवर्ण संज्ञा सूत्र के नीचे ही ये सूत्र लिखा हुआ है, पद संज्ञा विधायक सूत्रम, तो सुप्तिंगतम पदम, ठीक है। तो ये इसका सूत्र है। मातृ प्लस अंश, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा मात्रंश, इसमें यण संधि है और इसमें तय को, इसमें रे शामिल है, री मातृ प्लस अंश, इसका विभाजन होगा मातृ प्लस अंश। तो इसमें जो री है मातृ का, उसको रे आदेश कर दिया जाता है और तय और रे मिलकर के क्या बन जाता है, त्रय, तो इसलिए इस बन गया मात्रंश, ठीक है। तो इसमें यण संधि होगी, ना कि दीर्घ संधि, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मात्रांश शब्द होता तो विभाजन भी, विच्छेद भी अलग होता, ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इसमें मात्रांश यण संधि होगी। अस धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम शाद, तो भविष्यसी होगा। अस धातु लिट लकार में जाकर के भू का रूप धारण कर लेती है, यानी भवती यानी भू, भविष्यति भविष्यते भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यते भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावह भविष्यावह है, ठीक है। तो ये आपका होगा। अगला, लता इत्यस्य प्रतिपादके चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपम शात, तो इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा लताई, क्या बनेगा, लताई, ठीक है। वेदांग साहित्यम नास्ति, हमने 6 वेदांग पढ़े। वेदों के अंग कौन कौन से हैं, व्याकरण है, निरुक्त है, शिक्षा है, ठीक है, छंद है, और व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, छंद, ज्योतिष और कल्प, ठीक है। तो ये 6 आपके हैं इसमें। अथर्ववेद तो वेद है, ये वेदांग नहीं है। दूतवाक्यम नाटक अस्ति, तो भाष के 13 नाटक हमने पढ़े थे। दूतवाक्य जो ये एकांकी है, एकांकी मतलब इसमें एक ही अंक है, तो ये भाष का नाटक है। पद शिक्षण समृतम अस्ति, तो हमने पद शिक्षण जो पढ़ा था, यानी पद शिक्षण के सोपान, मैंने आपको इसकी भी अलग से एक स्क्रीनशॉट बना करके, स्क्रीन रिकॉर्ड बना करके आपको भेजा है। तो प्रस्तावना इसमें शामिल है, उद्देश्य कथन इसमें शामिल है और प्रस्तुतिकरण भी शामिल है, सभी हैं, ठीक है। ये नाट्य अभिरुचि जनस्य बहुधावक्यम समाराधम कश्च नाटकस्य भूमिकायां लिखितम अस्ति, ये कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से ये लिया गया है, ठीक है। ये भी बहुत डिटेल की चीज़ें होती हैं, इन्हें पढ़ना
पॉसिबल नहीं है। ये तो एक प्रकार की आप बुक उठाइए पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम और पढ़ना प्रारंभ कीजिए, तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, कथा शिक्षण सम्मिलितम अस्ति, तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कथा शिक्षण स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने आपको बनाया था, उसमें कथा शिक्षण के सोपान मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें व्याकरण शिक्षण के सोपान पढ़ाए हैं, गद्य शिक्षण के सोपान पढ़ाए हैं, पद्य शिक्षण के सोपान पढ़ाए हैं। तो आप इन सब सोपानों को याद कीजिए। देखिए जो पढ़ाया है वही आ रहा है। मैं कह रही थी आपसे कि सोपानों में प्रश्न जो है वो डायरेक्ट ऑप्शनल वाले पूछ लेगा, आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि सोपानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सोपान अगर याद होंगे तभी तो वर्णन करोगे, इसलिए सबको याद करना शुरू कर दीजिए। तो पहला है पूर्व ज्ञानम, दूसरा शुद्धोच्चारणम और तीसरा मूल्यांकन। ये तीनों ही आपके कथा शिक्षण सोपानों में सम्मिलित है। तो ये आपकी हुआ पूरा पेपर। और पेपर में आप पहले तो ये टेंशन लेना छोड़िए कि मैडम संस्कृत में लिखना है कि हिंदी। देखो पूरे पेपर में मैंने अभी तक देखा है तो इसमें जो है वो कहीं भी ये नहीं लिखा कि संस्कृत में लिखना है, पहली बात। लेकिन संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में लिखना भी लाजमी है। तो आप पहले हिंदी में लिखना अच्छे से सीखिए। आप पॉइंटों को उतार रहे हो, आप डिटेल नहीं लिख रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है। आप लिखिए, अच्छा लिखिए, चाहे वो संस्कृत में लिखिए हिंदी में, उसका महत्व कम है। महत्व उसका है कि आप लिख के आ रहे हो, ठीक है। तो निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप लिखें कैसे, सुस्पष्ट सुवाच्य लिखें और प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीय, अवश्य आप प्रश्न लिखिए, ठीक है। तो आपके ये था, पहली बात लिखते समय कोई भी प्रश्न ना छोड़े, पहली कंडीशन। दूसरा, आप कोई भी पन्ना बीच में खाली ना छोड़ें, ज़्यादा लाइनें ना छोड़ें, ठीक है। सफाई से लिखें, बस यही नंबर आपको ज़रूर मिलते हैं। और आपको किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं समझती हूँ संस्कृत का सिलेबस आपका पूरा हो गया है, बस एक टॉपिक छोड़कर सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र मैं आपको पढ़ा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ओके।